Hello everyone, good evening and welcome back to all of you on my YouTube channel तनवीर एसएससी मैथ्स। बेटा हमारी जो फिजिक्स की क्लास है वो आज कई दिन के बाद हो रही है, बट डोंट वरी, आज से क्लास कंटिन्यू रहेगी और जो भी इसके नोट्स हैं वो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड होते रहेंगे। सो आज की इस क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा वो है टॉर्क ऑन अ करेंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क ऑन अ करेंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक करेंट लूप है, यानी वायर की लूप है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसको कहते हैं करंट लूप। और इसको बेटा इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जो एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जिसके हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट रहती है या फिर सेम रहती है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसके बाद बात करें अगर टॉर्क की, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस वर्क कर रहे हो और दोनों ही फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, सेम लाइन ऑफ एक्शन ना हो, तो ऐसे दो फोर्सेस की वजह से या फिर पेयर ऑफ फोर्सेस की वजह से ऑब्जेक्ट रोटेट करने लगती है और उसे हम टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टॉर्क कहते हैं। इन सारी चीजों को हम इस आज की वीडियो में समझेंगे, आज की क्लास में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास को। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने लाइंस से जो रिप्रेजेंट किया है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज दैट वेक्टर बी, ठीक। और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल को सस्पेंड किया गया है, लटकाया गया है, ठीक। दिस इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल और इस कॉइल को बेटा हम नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। कॉइल के प्लेन से परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के एंगल पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें इस तरीके से, ये तो इसको बेटा एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सिस। दिस इज एक्सिस ऑफ द लूप। ये जो लूप है रेक्टेंगुलर लूप पी क्यू आर एस, इसके प्लेन से परपेंडिकुलर ये जो लाइन ड्रॉ की गई है बीच से होते हुए, इसको बेटा एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्सिस कहते हैं। अब समझिए जरा, सपोज दैट ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल हमने बनाई है इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, जैसा कि हमने इस एरो से रिप्रेजेंट किया, ये करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। इस करंट लूप के अंदर करंट की जो डायरेक्शन है वो इधर है, ऐसे, ठीक है। और करंट कितना है? करंट आई फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो करंट लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है और लूप के अंदर जब करंट फ्लो हो रहा है तो लूप की हर एक साइड पर, चाहे वो पी क्यू हो, चाहे वो क्यू आर हो, चाहे वो आर एस हो, चाहे वो एस पी हो, सभी साइड्स पर एक फोर्स लगने लगेगा। बहुत ही ध्यान से एक एक बात को समझिए बेटा। हमने एक बात आप लोगों को पढ़ाई है और वो है ये कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया जाए, मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, और अगर इसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें तो इस पर एक फोर्स अप्लाई होने लगता है और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है बेटा? F इक्वल आई बी एल साइन थीटा। F इक्वल आई बी एल साइन थीटा। इस फॉर्मूले से हम फोर्स निकाल सकते हैं। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है और वो फोर्स होता है F इक्वल आई बी एल साइन थीटा, ठीक है। ये होता है बेटा, मैं यहां लिख देता हूं, F इक्वल आई बी एल साइन थीटा। इतना फोर्स अप्लाई होता है, जबकि आई उस कंडक्टर के अंदर करंट है, बी वो मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर कंडक्टर को रखा गया है, एल उस कंडक्टर की लेंथ है, थीटा एंगल है जिस एंगल पर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है, ठीक है भाई। अब देखिए ये एक करंट लूप है, रेक्टेंगुलर करंट लूप पी क्यू आर एस, ठीक है। पी क्यू आर एस ये करंट लूप है जो कि साइड्स पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी से मिलकर बनी है। इसमें चार साइड्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये चार कंडक्टर्स से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो सभी कंडक्टर्स पर फोर्स अप्लाई होगा क्योंकि सभी कंडक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हैं। तो जो कंडक्टर है पी क्यू और क्यू आर और आर एस और एस पी, इन सब पर बेटा फोर्स अप्लाई होगा और उस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हम राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 से निकाल सकते हैं। राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 या फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन किससे निकाल सकते हैं बेटा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल नंबर 2।
ठीक, सभी कंडक्टर्स पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन उससे निकाली जा सकती है। और इस रूल को लगाकर अगर हम डायरेक्शन निकालें, किसी भी रूल को लगाकर, तो बेटा जो ये वाली साइड है यानी लेंथ जो है पी क्यू, इस कॉइल की लेंथ है ये पी क्यू, इस पर जो फोर्स होता है बेटा वो अंदर की तरफ लगेगा, अंदर की तरफ। मान लीजिए ये फोर्स है F1 और इसकी डायरेक्शन बेटा अंदर की तरफ होगी, F1 की डायरेक्शन अंदर की तरफ। देखिए मैं बता देता हूँ इसको लगा करके, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर हमारी जो थंब के पास वाली फिंगर है यानी फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रहे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और जो मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन में रहे, हमने करंट की डायरेक्शन में कर दिया, करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है इसमें, तो जो हमारा थंब होता है वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में होता है, यानी कंडक्टर पर अप्लाई होने वाले फोर्स की डायरेक्शन में होता है। तो देखिए ये हमारा जो ये वाली फिंगर है फोर फिंगर, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, मिडिल फिंगर बेटा करंट की डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ करंट है इसमें, तो हमारा थंब अंदर की तरफ चला गया, यानी इस पर जो फोर्स होगा वो अंदर की तरफ होगा, इस वाले कंडक्टर पर यानी पी क्यू पर, जो साइड पी क्यू है इस पर मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। हमने इसको एफ से लिखा हुआ है, ये इसको बजाय एफ के हम F1 लिख दे रहे हैं बेटा, क्योंकि फोर्सेस और भी साइड्स पर लग रहे हैं, तो इस पर F1 लग रहा है बेटा, इसमें करंट ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या होगा, इसमें करंट नीचे की तरफ है तो इसमें उल्टा हो गया करंट, इससे उल्टा, तो इस पर फोर्स बेटा बाहर की तरफ हो जाएगा, यहाँ अंदर है तो यहाँ बाहर हो जाएगा, चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ बाहर की तरफ होगा, ठीक है। ये हमने फोर्स रिप्रेजेंट कर दिया, F1 से रिप्रेजेंट कर दिया, इधर F2 से, ठीक है। बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है बेटा। इस साइड पर जो फोर्स होगा वो अंदर की तरफ होगा, बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझिए। ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, रेक्टेंगल बना वो दिख रहा है हमें, पी क्यू आर एस, रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसकी फोर साइड से पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी, हम सभी साइड्स पर अप्लाई होने वाले फोर्स के बारे में देख रहे हैं। तो देखिए इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, और इस साइड पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। हमने बताया अभी कैसे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 लगाकर इसको अप्लाई निकाल सकते हैं डायरेक्शन को, ठीक है भाई। इसके अलावा कितना होगा फोर्स, तो फोर्स होगा बेटा F इक्वल आई बी एल साइन थीटा, ठीक है। साइड पी क्यू पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो इतना होगा, F इक्वल आई बी एल साइन थीटा, एल इसकी लेंथ हो जाएगी। अगर इसकी लेंथ को हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर लें तो यहाँ स्मॉल एल लिख देंगे। सपोज दैट इसकी जो लेंथ है रेक्टेंगुलर कॉइल की वो एल है लेंथ, और जो ब्रेथ है उसको बी सपोज कर लिया, स्मॉल एल और स्मॉल बी सी सपोज कर लिया बेटा। तो इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो होगा F इक्वल आई बी एल साइन थीटा। बट ये जो लेंथ है, ये लेंथ इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, किसी भी डायरेक्शन में हो, ये कैसे भी रखी जाए, ये जो लेंथ है, ठीक है, कॉइल की लेंथ, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा हो जाएगा बेटा 90 डिग्री। F इक्वल आई बी एल साइन 90 की वैल्यू हो जाती है 1, यानी F इक्वल टू आई बी एल, इतना फोर्स अप्लाई होगा। जरा समझिए, एक्चुअली ये क्या है ना, ये 3D में बनने वाली इमेज है, बट यहाँ पर हमारा जो बोर्ड है वो 2 डायमेंशनल है, तो क्लियरली इसको दिखाया नहीं जा सकता। मैं इसको बताता हूँ, देखिए मैंने ये, देखिए ये बुक उठा ली है, ये बुक है मेरे हाथ में एक, ठीक है, ये बुक है, ठीक। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, इधर से उधर के लिए मैग्नेटिक फील्ड फैला हुआ है, और ये ऐसे लटकी हुई है बुक, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ, ये 90 डिग्री के एंगल पर हो जाएगी इससे, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये साइड की लेंथ हो गई, ठीक है, ये इस रेक्टेंगुलर कॉइल की लेंथ हो गई, ये लेंथ के और इसके बीच एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। किसी भी तरीके से सस्पेंड किया जाए, लटकाया जाए, जो एंगल है बेटा वो 90 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, F इक्वल आगे बेटा आई बी एल, इस पर जो फोर्स लगेगा वो F इक्वल आई बी एल, मैं यहाँ लिख देता हूँ F1 इक्वल आई बी एल होगा, और जो बेटा F2 होगा वो भी इतना ही होगा, F2 भी इतना ही होगा, जो कि साइड RS पर अप्लाई होने वाला फोर्स है, साइड RS पर अप्लाई होने वाला फोर्स भी इतना ही होगा, ठीक, दोनों फोर्स इक्वल होंगे। ये अंदर की तरफ होगा, इस बोर्ड से अंदर की तरफ, और आप अगर कॉपी पे जब उसको डायग्राम को बनाएंगे तो फोर्स अंदर की तरफ, आपकी कॉपी के अकॉर्डिंग अंदर की तरफ होगा, ठीक है। यहाँ बोर्ड पे बनाया तो बोर्ड के अंदर की तरफ, ठीक है, डाउनवर्ड्स, ठीक है, परपेंडिकुलर एंड डाउनवर्ड टू द व्हाइट बोर्ड, ठीक है। यहाँ पर बाहर की तरफ होगा फोर्स, ठीक है, बाहर की तरफ फोर्स होगा, लेकिन इतना ही होगा, मैग्नीट्यूड इतना ही होगा, ठीक है।
ये इन दोनों साइड्स पर अप्लाई होने वाले फोर्स को हमने निकाला। इसके बाद बेटा बात करें, यहां पर जो फोर्स अप्लाई होगा उसकी डायरेक्शन इधर होगी, सपोज दैट दिस इज F3, और यहाँ जो फोर्स अप्लाई होगा उसकी डायरेक्शन इधर होगी, सपोज दैट दिस इज F4। जैसे बेटा F1 और F2 इक्वल हैं इन दोनों पर अप्लाई होने वाले फोर्स, इसी तरीके से बेटा F3 और F4 इक्वल होंगे। सिमिलरली F3 और F4 भी इक्वल होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे। और बेटा ये जस्ट अपोजिट होंगे, ये ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, ये नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। कैसे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर इस फोर्स की डायरेक्शन देखी जाए, मतलब आगे की तरफ लाइन ड्रॉ की जाए, तो इस वाले फोर्स से वो मिल जाएगी जाकर के, मतलब इनकी लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है, लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है। F3 ऊपर की तरफ ये रहा, F3 नीचे की तरफ ये रहा, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है और लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है। जरा समझिए इस बात को, मैं 3D के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं बेटा। ये देखिए, जैसे ये है, ये बुक है हमारी, ये रेक्टेंगुलर कॉइल मान लीजिए आप, ठीक है। अब इस वाली साइड पर अंदर के लिए फोर्स लग रहा है, ये अंदर के लिए, ठीक है, मैं दिखाता हूं इसको। देखिए आप, ये इस पर बेटा अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है ऐसे, ठीक, इस बुक पर अंदर की तरफ, इस साइड पर अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, और इस पर बाहर की तरफ ऐसे, ठीक। और इस वाली साइड पर बेटा ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है ऐसे, और इस वाली साइड पर नीचे की तरफ। तो जो ये दोनों फोर्स है ना, इक्वल एंड अपोजिट है, ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, ठीक है, ऊपर नीचे, तो ये सीध में है एक दूसरे की, यानी लाइन ऑफ एक्शन सेम है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं और इनकी लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है। तो ये दोनों फोर्स, ऊपर लगने वाला फोर्स ये और नीचे लगने वाला फोर्स ये, लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गई, सीध में लग रहे हैं दोनों और इक्वल एंड अपोजिट भी है, ठीक है, बिल्कुल इक्वल है मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन अपोजिट है और लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी टोटल फोर्स, यानी रिजल्टेंट फोर्स बेटा जीरो हो जाएगा इन दोनों का। किस किसका? ये F3 और ये F4, इनका रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा F2 और F3 की, मैं इसी बुक के थ्रू समझाता हूँ। ये यहाँ दिखाया है बेटा हमने, F1 अंदर की तरफ है, ये F1 अंदर की तरफ है और ये F2 बाहर की तरफ है। तो इस बुक पर अगर यहाँ से एक फोर्स अंदर की तरफ हो, यहाँ बाहर की तरफ लगे, तो ये मूव होने लगेगी ऐसे, ये इस तरीके से रोटेट होने लगेगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये फोर्सेस F1 और F2 ये मिलकर इस कॉइल को, रेक्टेंगुलर कॉइल को रोटेट करने लगते हैं, ठीक है, रोटेट करने लगते हैं, यानी F1 और F2 मिलकर एक फोर्सेस ऑफ कपल बना रहे हैं, फोर्सेस ऑफ कपल, यानी जो फोर्सेस हैं उनका जोड़ा बन रहा है, कपल बन रहा है, ठीक है। तो इसे मूवमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, इनके टोटल को मूवमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, ठीक है बेटा, या फिर कपल या टॉर्क कह सकते हैं। मूवमेंट ऑफ कपल को क्या कहते हैं बेटा? टॉर्क कहते हैं, ठीक है। तो यहां से हम टॉर्क निकाल सकते हैं, टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी उसके बारे में देखेंगे। फिलहाल हमने अभी ये बताया आपको, बहुत ध्यान से इस बात को फिर से समझ लीजिए अगर कोई कंफ्यूजन हो तो। ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखी हुई है जिसकी इस साइड पर अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है इतना, इस साइड पर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है वो भी इतना ही है, ठीक। इस साइड पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, इस पर नीचे की तरफ। ये दोनों फोर्स F3 और F4 इक्वल एंड अपोजिट है और इनकी लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है, यानी अगर आगे लाइन खींची जाए इनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए तो दोनों एक ही लाइन पर वर्क कर रहे हैं। बट यहां पर फोर्स F1 अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, अपोजिट है, इक्वल भी है लेकिन पैरेलल है, ये यहां लग रहा है और ये यहां लग रहा है, ये पैरेलल है, ठीक है। और लाइन ऑफ एक्शन इनकी डिफरेंट हो गई, ये इस लाइन पर लग रहा है ऐसे, ये इस लाइन पर ऐसे, ठीक, अलग अलग लग रहे हैं दोनों, ये एक ही लाइन में लग रहे हैं, एक सीध में लग रहे हैं। तो F3 और F4 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जबकि F1 और F2 एक कपल फॉर्म कर रहे हैं, एक कपल बना रहे हैं, फोर्सेस का कपल बन रहा है, जिसकी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है यानी लूप है वो रोटेट करने लगेगी, ठीक है बेटा। चलिए, इस सबके नोट्स मिल जाएंगे आपको, बस आप अभी ध्यान से समझ लीजिए, यही सारी चीजें नोट्स में लिखी होंगी जो मैं बता रहा हूं बेटा, ठीक है। अब ये एक फोर्सेस का यहां पर जोड़ा लग रहा है, कपल लग रहा है, उस कपल की वैल्यू कितनी होगी जिसकी वजह से ये रोटेट करेगी, ये जो लूप है रोटेट करेगी, वो कपल कितना होगा यानी टॉर्क कितना होगा उसको निकालते हैं बेटा। टॉर्क को निकालने के लिए यहां ये जो डायग्राम बनाया है इसका एक अपर व्यू हम यहां पर बना रहे हैं, समझिए। इसी डायग्राम का इस जो कॉइल रखी हुई है बीच में, इसका अप डाउन व्यू ये बेटा यहां पर दिखा रहे हैं हम, ठीक है, अप डाउन व्यू। अब इस अप डाउन व्यू का क्या मतलब बेटा?
ये जो हमारे पास लूप है, रेक्टेंगुलर लूप, इसको ऊपर की तरफ से देखने पर, जब हम इसको ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे देखेंगे तो ये किस प्रकार की दिखाई देगी, उसे कहते हैं अप डाउन व्यू। अप डाउन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, अप एंड डाउन, ठीक है। तो ऊपर की तरफ से अगर इसको देखा जाए लूप को, तो बेटा ये ब्रेथ दिखाई देगी, क्यू आर ब्रेथ, उसको हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं भाई, ये हमने ड्रॉ कर लिया अप डाउन व्यू, ठीक है। यानी ब्रेथ दिखाई देगी, ब्रेथ बी, ठीक है बेटा, ब्रेथ बी दिखाई देगी। ब्रेथ के इस वाले पॉइंट पर करंट की डायरेक्शन चेक करते हैं और इस वाले पॉइंट पर करंट की डायरेक्शन चेक करते हैं। देखिए करंट पी से क्यू की तरफ जा रहा है, यानी ऊपर की तरफ है, तो इस पॉइंट क्यू पर करंट ऊपर की तरफ दिखाई देगा, यानी यहाँ करंट ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ के लिए हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया है, यानी आई अप, आई अप, यहाँ पर जो करंट है आई वो ऊपर की तरफ है। और यहाँ देखें आर पर, तो करंट बेटा नीचे की तरफ है, देखिए पॉइंट आर पर देखने पर करंट नीचे की तरफ दिखाई देगा, तो ये आर वाला पॉइंट है, यहाँ करंट नीचे की तरफ है, क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, यानी आई डाउन, आई डाउन, यानी करंट नीचे की तरफ है यहाँ पर। और देखिए समझिए, अगर बात करें फोर्स की, तो इस साइड पर जो फोर्स लग रहा था वो किस डायरेक्शन में था, अंदर की तरफ, तो यहाँ पर हम फोर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं अंदर की तरफ के लिए, हमने ऐसे दिखा दिया, ये फोर्स F1 है बेटा, ठीक, अंदर की तरफ के लिए हमने ये दिखा दिया F1 फोर्स लग रहा है, और यहाँ बाहर की तरफ लग रहा है, ये हमने बाहर की तरफ के लिए दिखा दिया बेटा फोर्स F2, ठीक। असल में हम निकालना क्या चाह रहे हैं, टॉर्क निकालना चाह रहे हैं। टॉर्क कैसे निकालते हैं बेटा, अगर कहीं पर दो फोर्स अप्लाई हो रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट पर, और उन दो फोर्सेस की वजह से दो इक्वल फोर्स, ये भी जरूरी है कि दोनों ही फोर्स इक्वल हो, इक्वल एंड अपोजिट, और उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट हो, तो ऐसे फोर्सेस की वजह से ऑब्जेक्ट रोटेट करने लगती है, घूमने लगती है। तो इन फोर्सेस का जो टोटल होता है, रिजल्टेंट होता है, उसे टॉर्क कहते हैं। और टॉर्क इक्वल टू होता है बेटा दोनों में से कोई एक फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो हम टॉर्क निकालने जा रहे हैं। फोर्स तो हम निकाल चुके, फोर्स आईबीएल निकल के आया, तो दोनों फोर्स इक्वल है, और दोनों कितने आईबीएल के इक्वल है, बस इनके बीच की हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, इसलिए यहाँ पर हमने अप डाउन व्यू बनाया है, ठीक है। तो एक तरफ फोर्स F1 लग रहा है जो कि हमने यहाँ दिखाया, दूसरी तरफ F2 लग रहा है, इन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस चेक करिए तो ये B डिस्टेंस है, बट दिस इज नॉट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा ये आगे बढ़ाया हमने इसको, एक ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये राइट ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक राइट ट्राइंगल बन गया, ठीक है भाई, राइट ट्राइंगल बन गया। इसके अलावा हमने ये एक्सिस यहाँ पर शो की है डॉटेड लाइन से, एक्सिस ऑफ द लूप, लूप की एक्सिस, एक्सिस क्या होती है, लूप के प्लेन से परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई लाइन को एक्सिस बोलते हैं। अगर यहाँ हम एक्सिस को शो करें तो ये एक्सिस हो जाएगी इस तरीके से, दिस इज एक्सिस, मान लीजिए ये एक्सिस है, और एक्सिस को हम नाम दे देते हैं बेटा एन एंड एन डैश, ये नाम दे दिया हमने एन एंड एन डैश, दिस इज एक्सिस ऑफ द लूप। और ये जो एक्सिस है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ सपोज दैट थीटा एंगल बना रही है, ये एक्सिस है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो एंगल बन रहा है एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल बन रहा है, सपोज दैट वो थीटा है। अगर बेटा ये एंगल थीटा हो तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। क्यों होगा उसका रीजन मैं बता देता हूं, एक बार समझ लीजिए आप। देखिए ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, ये दोनों लाइंस बेटा एक दूसरे के पैरेलल हैं, और ये एंगल बन रहा है थीटा का, यानी ये जो नॉर्मल है इस लाइन से थीटा एंगल बना रहा है, तो ये नॉर्मल आगे की तरफ गया है, तो इस पैरेलल लाइन से भी ये कितना एंगल बनाएगा, थीटा बनाएगा बेटा, ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है, ये एंगल भी थीटा होगा। और ये पूरा कितना था 90, ये जो एंगल पूरा है बेटा ये 90 था, इधर थीटा हो गया तो दूसरी तरफ को बेटा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यानी ये बन गया बेटा 90 माइनस थीटा। और ये कितना है, ये 90 है, क्योंकि जो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, नॉर्मल टू द ब्रेथ, ब्रेथ के नॉर्मल है बेटा ये, तो ये नॉर्मल का मतलब ये एंगल 90 डिग्री का होगा, तो ये 90 है। अब ये एंगल बेटा 90 हो गया, ये वाला ये एंगल 90 हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब इस ट्राइंगल में आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, सभी एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, वो फॉर्मूला लगा कर निकाल लेना बेटा, ये थीटा आ जाएगा, ठीक है भाई। तो कुल मिला के आपको अभी सिर्फ इतना सा याद रखना है, जो तरीका मैंने बताया ऐसे निकाल सकते हैं, आप पता कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपको इतनी सी बात याद रखना है कि अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, ठीक है भाई। अब देखिए ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक बेटा वो ये बी है, इस ट्राइंगल के अंदर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये लेंथ बेटा बी है, यानी इसका हाइपोटेनियस बी है। तो अगर हम ये लेंथ निकालें बेटा तो ये आ जाएगी बी साइन थीटा, कितनी आ जाएगी, बी साइन थीटा, ठीक है।
साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, अगर वो लगा के हम निकालेंगे तो ये साइड आ जाएगी बी साइन थीटा। फिलहाल डायरेक्ट इसको बी साइन थीटा लिखना है, लेकिन कैसे आ जाएगी मैं एक बार बता देता हूँ बेटा, समझिए। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी पी अपॉन एच, ठीक है। यानी साइन थीटा इक्वल, अगर इस ट्रायंगल में हम परपेंडिकुलर की बात करें तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में देखें तो ये वाली जो साइड है ये होगी बेटा परपेंडिकुलर, जो कि हमें निकालना है, अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस होगी बेटा बी, ठीक है। बी को अगर इधर ले आए तो क्या बन जाएगा, बी साइन थीटा इक्वल टू पी, यानी परपेंडिकुलर कितना आ गया, बी साइन थीटा, जो कि हमें निकालना था, ठीक है। तो ये साइड आ गई बेटा बी साइन थीटा, और इसी साइड की तो हमें जरूरत थी। ये एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, एक ये नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये फोर्स और ये फोर्स F1 F2 दिखाए गए हैं, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो छोटी से छोटी डिस्टेंस हो सकती है वो निकालनी थी बेटा। ऐसे में डिस्टेंस चेक करी जा रही है तो ये बी है, लेकिन ऐसे में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो बी साइन थीटा है। हमें चाहिए थी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का यूज किया जाता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेटा कितनी आ जाएगी, बी साइन थीटा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आप समझ ही रहे इस बात को। मैं इस डायग्राम को बेटा मिटा दे रहा हूं, ठीक है। इनके नोट्स आपको मिल जाएंगे बेटा, उनमें डायग्राम भी बना हुआ होगा, आप वहां से अच्छे से नोट कर लीजिएगा इनको, ठीक है। देयरफॉर टॉर्क ऑन दी कॉइल, जो कॉइल है यहाँ पर यानी लूप है, उस पर कितना टॉर्क अप्लाई हो रहा है, टॉर्क को बेटा टाउ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टॉर्क इक्वल टू होगा F1 या फिर F2 ले लें, और F2 दोनों फोर्स इक्वल है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, बिटवीन द फोर्सेस, ठीक है बेटा। तो F1 या F2 की वैल्यू कितनी थी, आई बी एल, ये वैल्यू थी F1 या F2 की, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई बेटा, बी साइन थीटा, ठीक है, बी साइन थीटा। तो बेटा टाउ की वैल्यू ये आ गई आई बी एल इंटू बी साइन थीटा, ठीक, आई बी एल इंटू बी साइन थीटा। तो अगर बेटा हम आई को ऐसे ही रहने दें, बी ऐसे ही रहने दें, और एल और ये बी स्मॉल बी इनको साथ में लिख लें, एल इंटू बी। एल इंटू बी क्या है बेटा, एल इज द लेंथ ऑफ द लूप, बी इज द ब्रेथ ऑफ द लूप। तो लेंथ और ब्रेथ से क्या बन जाता है बेटा, एरिया बन जाता है। लेंथ और ब्रेथ से क्या बन जाता है, एरिया। अगर हम ये मान लें जो हमारे पास लूप थी उसका एरिया ए हो, कैपिटल ए उसका एरिया हो, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा टाउ इक्वल आई बी ए साइन थीटा, आई बी ए साइन थीटा। तो बेटा इतना टॉर्क अप्लाई होता है जब कोई करंट लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हो, तो उस पर इतना टॉर्क अप्लाई होता है, और इस टॉर्क की वजह से वो जो लूप है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करने लगती है। अगर जिस डायरेक्शन में हमने बनाया था डायग्राम, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो इधर वाला जो एंड है वो अंदर की तरफ जा रहा था और इधर वाला एंड बाहर की तरफ आ रहा था, मतलब इस तरीके से मूव होने लगे ये, ठीक है, क्लॉकवाइज, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, ऐसे, ठीक है। तो ऊपर से देखने पर दिखाई देगा कि जो कॉइल है वो क्लॉकवाइज मूव कर रही है, ठीक है। आप डायग्राम को देखेंगे, ठीक है, नोट्स में डायग्राम मिल जाएंगे आपको, आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि डायग्राम में आपको ऐसे दिखाई देगा कॉइल ऐसे घूम रही है, इधर वाली साइड अंदर और इधर वाली साइड ऊपर, ऐसे, ये, ठीक, दिस इज क्लॉकवाइज अगर ऊपर से देखें तो, ठीक है। तो जो हमारी कॉइल है वो बेटा क्लॉकवाइज मूव करने लगेगी, इस टॉर्क की वजह से इतना टॉर्क अप्लाई होगा उस करंट लूप पर, या फिर कॉइल कह सकते हैं, ठीक है भाई। और एक बात और भी समझ लें, एक बात और ये समझ लें बेटा कि अगर एक अकेली लूप ना होकर, अकेली लूप है एक वायर की बनाई हुई, चाहे वो सर्कुलर हो चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, फोर्स बेटा इससे निकाला जा सकता है, टॉर्क इससे निकाला जा सकता है, टॉर्क इतना ही अप्लाई होगा। अगर सर्कुलर लूप होगी तब भी इतना ही टॉर्क होगा, रेक्टेंगुलर लूप होगी तब भी इतना ही टॉर्क होगा। सर्कुलर पर इतना फर्क आ जाएगा बेटा, अगर लूप सर्कुलर होगी तो जो थीटा है वो 90 डिग्री हो जाता है हर हाल में, तो आई बी ए साइन 90 यानी आई बी ए बचेगा सिर्फ, ठीक है। और ये साइन थीटा की वैल्यू साइन 90 हो जाएगी, जिसकी वैल्यू 1, तो सिर्फ इतना बचेगा अगर सर्कुलर कॉइल होगी तो। फिलहाल अभी हम रेक्टेंगुलर कॉइल की बात कर रहे हैं, तो आई बी ए साइन थीटा इतना हो गया फॉर्मूला। लेकिन अगर ऐसा हो कि जो लूप है वो अकेली ना हो, एक रेक्टेंगुलर लूप जो हमने ली थी एक ना हो, कई सारे टर्न्स हो वायर के, उसमें मान लीजिए एन टर्न्स हैं, कितने, एन टर्न्स,
तो n टर्न्स की अगर कोई कॉइल हो तब ये जो फोर्स है टाउ यानी टॉर्क वो कितना हो जाता है, n टाइम्स हो जाता है, NI AB या फिर BA कुछ लिख सकते हैं, NI AB साइन थीटा, इतना टॉर्क हो जाता है। ठीक है बेटा, सही है। तो अगर बात करें सर्कुलर कॉइल की तो हमने बताया साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है क्योंकि थीटा 90 हो जाता है, ये बात भी याद रखेंगे। अगर सर्कुलर कॉइल होती तो टाउ इक्वल NI AB हो जाता, सिर्फ NI AB। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास फिलहाल इतने ही पर रखेंगे और नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।